हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एससी वर्मा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 ये क्वेश्चन कह रहा है, इनफैक्ट इस क्वेश्चन के लिए फिगर आपका दिया हुआ है। सिचुएशन क्या है कि एक पर्सन एक बॉक्स के अंदर, बॉक्स का मास दिया हुआ है 30 केजी, पर्सन का मास दिया हुआ है 60 केजी। इस बॉक्स के अंदर ये पर्सन एक वेइंग मशीन पे खड़ा है, क्लियर है। और आप देख सकते हैं पुल्ली से कनेक्टेड है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को ये इस तरह से पकड़ा हुआ है, ये पर्सन इस तरह से पकड़े हुए है कि मैनेज किए हुए पूरे सिस्टम को, और खुद भी ये रेस्ट में है। ओके, तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। तो ये जो वेइंग मशीन जिस पे ये पर्सन खड़ा है ये कितना रीडिंग शो करेगा, क्लियर है इसके पहले पार्ट में। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं। इसका एक जो क्लू दिया हुआ है कि ये इस स्ट्रिंग को इस तरह से होल्ड किए हुए, इस तरह से पकड़े हुए कि पूरे सिस्टम को ये रेस्ट में रखे हुए, स्टैटिक पोजीशन में। इसका मतलब है कि पर्सन का, हम सिंपल क्या करेंगे, पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उस पर जो जो फोर्स है वो सारा बैलेंस्ड फोर्स होगा। उससे एक इक्वेशन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ये जो बॉक्स है उससे हमारा एक इक्वेशन मिलेगा। तो एक एक करके आप समझ सकते हैं। यहाँ चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये पर्सन है, ये आपका वेइंग मशीन है। इस वेइंग मशीन पे ये पर्सन जो खड़ा है, ठीक है, इस पर्सन पे ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा फोर्स लगेगा भाई। तो एक पर्सन का मास इसका 60 केजी है, इसका मास 60 केजी है, तो एक इसका वेट तो नीचे की ओर लग रहा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। mg मतलब 60g मतलब कि 600 न्यूटन का एक फोर्स तो नीचे की ओर लग रहा होगा, क्लियर बात है। चलिए दूसरा इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये इस स्ट्रिंग को जो होल्ड किए हुए है भाई, इस स्ट्रिंग पे ये नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा, क्लियर है। और उतनी ही वैल्यू का फोर्स ये स्ट्रिंग भी इस पर ऊपर की ओर लगा रहा होगा, जिसको हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं। तो इस पर एक टेंशन फोर्स तो ऊपर की ओर लग ही रहा होगा, क्लियर है। तो एक इसका मान लीजिए ये इस तरह से हैंड है, तो इस पर्सन पे एक टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, क्लियर। साथ ही साथ ये जो वेइंग मशीन पे खड़ा है इसका सरफेस, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको नॉर्मली हम लोग एन से या बहुत बार कैपिटल आर से भी शो करते हैं, क्लियर बात है। तो इस पर्सन पे टोटल इतना फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स लग रहा है, एन टी और ये, इसका वेट 600 न्यूटन। साथ ही साथ अगर इस बॉक्स का बात करें, इस बॉक्स का बात करें, चलिए यहीं पे इसका हम दिखा देते हैं। तो इस बॉक्स पे एक फोर्स लग रहा होगा, टेंशन। ध्यान दीजिएगा लाइट स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। मासलेस स्ट्रिंग मतलब ऑब्वियसली हम लोग एज्यूम करते हैं उसका मास काफी कम है, प्रैक्टिकली तो होता नहीं है। तो अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ भी हो जाएगा टेंशन टी, वन थिंग। सेकेंड थिंग ध्यान दीजिएगा भाई, इसका भी मास 30 केजी है, तो इसका भी एक वेट होगा 30 केजी, 30g नीचे की ओर। चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अलग से दिखा दें, ज़्यादा क्लियर होगा। ये बॉक्स का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक तो टेंशन फोर्स यहाँ पे लगा बॉक्स पे, एक टेंशन फोर्स यहाँ पे लगा है, एक इसका मास है बॉक्स का 30 केजी, तो 30g mg 30g मतलब 300 न्यूटन का एक वेट इसका नीचे की ओर लग रहा होगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा ये जो वेइंग मशीन इस पे जो खड़ा है, तो वेइंग मशीन ये इस पर जो एन फोर्स जो लगाया है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगाया है, तो इतना ही वैल्यू का फोर्स ये इसके सरफेस पे लगाया होगा। मतलब ये पर्सन इसके सरफेस पे इस तरह से एक एन वैल्यू का फोर्स भी यहाँ पर लग रहा होगा, क्लियर है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। एक्चुअल में ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हम लोग दिखाते हैं, तो क्या है, पर्सन जैसे ही इस मशीन पे खड़ा हुआ, मतलब ये पर्सन इस पर सर्टेन फोर्स लगाया, ये फोर्स, यही फोर्स हम दिखा रहे हैं, ये एन वैल्यू का फोर्स लगाया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ उतना ही वैल्यू का फोर्स ये मशीन भी है, ये सरफेस कहें, ये इस पर उतना ही वैल्यू का फोर्स ऊपर की ओर लगाते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स नॉर्मली कहते हैं। तो ये एन वैल्यू है, ये एन फोर्स है, तो यहाँ भी एन फोर्स होगी, क्लियर है। तो अब सिचुएशन हमारे पास क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम हो चुका है और कंडीशन दिया हुआ है कि स्टैटिक कंडीशन में इस तरह से होल्ड किए हुए, जब रोप में टेंशन टी है तो इस तरह से होल्ड किए हुए कि स्टैटिक में है, मतलब कि यहाँ से हमारा एक क्या इक्वेशन हो जाएगा, n प्लस टी, ये दोनों फोर्स मिलके 600 के बराबर होगा, n प्लस टी इक्वल्स टू 600, पहला इक्वेशन। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक दूसरा इक्वेशन हो जाएगा t इक्वल्स टू n प्लस 300, t इक्वल्स टू n प्लस 300 हम लोगों को निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा वेइंग मशीन जो है उसका रीडिंग निकालना है। तो वेइंग मशीन जो नॉर्मल जो फोर्स होता है
वही वेइंग मशीन का रीडिंग देता है। नॉर्मल फोर्स मतलब हम लोगों को एन का वैल्यू निकालना है, क्लियर है। एन का वैल्यू निकालना है भाई, दो इक्वेशन हमारे पास है, दो अननोन है एन और टी, तो ऑब्वियस से निकलेगा। तो बाई 1 and 2, तो इसे हम लोग देख लें बाई 1 and 2, एन का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे t इक्वल टू इतना है तो यहाँ पे t का वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा n प्लस t के जगह पे रख देते हैं n प्लस 300, n प्लस 300 इक्वल्स टू इधर हो गया 600, यहाँ से 2n इक्वल्स टू 300 और इसलिए n का जो वैल्यू आ गया दिस इज 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। तो ये तो हो गया इसका 150 न्यूटन। इसका मास में हम लोग बात करेंगे, मतलब इसका जो रीडिंग जो शो करेगा ये कितना हो जाएगा 150 न्यूटन, मतलब 150 बाई जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से डिवाइड करेंगे मतलब 50 केजी, 15 केजी, ये इतना इसका रीडिंग हो जाएगा। इतना वैल्यू वेइंग मशीन जो है वो शो करेगा पर्सन का। एक्चुअल में पर्सन का जो मास था वो कितना था 60 केजी, लेकिन वेइंग मशीन जो है वो कितना रीड करेगा 15 केजी। क्लियर है स्टूडेंट। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहा है व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। अब क्या है कि अभी भाई आप देख सकते हैं कि मास था 60 केजी, रीड कर रहा है 15 केजी, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रोप पर कितना फोर्स लगा है, कितना फोर्स लगा है रोप पर, सो दैट कि वेइंग मशीन जो है वो करेक्ट रीडिंग शो करे, मतलब वेइंग मशीन कितना रीड करे 60 केजी रीड करे। क्लियर है। तो एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट भाई, वेइंग मशीन ध्यान दीजिए पहले वाले इक्वेशन को, अभी जब स्टैटिक रेस्ट पोजीशन में है तो n प्लस टी, वेइंग मशीन का ये रेटिंग है n, अभी वेइंग मशीन का ये रेटिंग है, तो n प्लस टी इक्वल्स टू 600, ठीक है 60 जी के हिसाब से। तो अगर टेंशन का वैल्यू जीरो हो जाए, टेंशन का वैल्यू अगर जीरो हो जाता तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ से, तो नॉर्मल जो वेइंग मशीन का जो रीडिंग है वो 60 जी के बराबर हो जाता। टेंशन का जो वैल्यू है वो अगर जीरो हो जाता तो ऑटोमेटिक वेइंग मशीन का रीडिंग जो है 60 केजी वो शो कर देता। ऐसा लगता है, ऐसा इस इक्वेशन के हिसाब से लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं होगा। टेंशन का वैल्यू जीरो कब होगा, टेंशन का वैल्यू जीरो तभी होगा जब ये पर्सन जो है इस रोप को छोड़ देगा, तभी तो ये जो रोप जो है ये सिलेक्ट कर जाएगा, सेलेक्ट कर जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट करेगा जैसे ही तो टेंशन इसमें जीरो होगा, लेकिन ये पर्सन जैसे ही इस रोप को छोड़ेगा तो इसका फ्री फॉल होने लगेगा, ये तेजी से जी एक्सेलरेशन में ये नीचे की ओर आने लगेगा। सिंपल वर्टिकल मोशन बाय ग्रेविटी, ओके। मतलब कि ये वेटलेसनेस का कंडीशन हो जाएगा। इस केस में डिटेल थ्योरी में पढ़े हैं, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो रीडिंग जो होगा उसका वैल्यू एन का वैल्यू जीरो आ जाएगा, वो 60 केजी नहीं रीड करेगा, जीरो हो जाएगा, वेटलेसनेस वाला कंडीशन हो जाएगा। जी एक्सेलरेशन के साथ ये तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तो वो कंडीशन तो हो नहीं सकता है भाई। इसको एक्चुअल रीडिंग हमको चाहिए, तो इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ने से तो भाई एक्चुअल रीडिंग तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं भाई, एक ही उपाय है कि इसको सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मान लेते हैं कि सर्टेन एक्सेलरेशन से, नाउ दूसरे पार्ट के लिए मान लेते हैं लेट पर्सन moves with acceleration a, with acceleration a। कैसे अभी मैथमेटिकली आपका क्लियर होगा कि सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो पॉसिबल है, तो रीडिंग एक्चुअल में शो कर सकता है। लेट पर्सन मूव्स विथ एक्सेलरेशन a फॉर मेजरिंग करेक्ट वेट, करेक्ट वेट। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस केस में ये पर्सन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम, मान लिया ये वेइंग मशीन है, पर्सन ये इस पे खड़ा है, ध्यान दीजिएगा। अब ये ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा, ठीक है। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ध्यान दीजिएगा। जब ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो मान लेते हैं उस केस में, उस सिचुएशन में ये जो फोर्स लगा रहा था रोप पर, जो फोर्स लगाया है, एंड कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप रोप भी ये जो टेंशन जो प्रोड्यूस हुआ वो मान लेते हैं टी डैश है। क्लियर है। ऑब्वियसली इसका मास तो इसका 60 है, तो 60 जी मतलब 600 न्यूटन ये तो लगता ही रहेगा। क्लियर है। और इस केस में जो वेइंग मशीन का जो नॉर्मल फोर्स जो है, रीडिंग जो है, मान लेते हैं ये एन डैश है, जिसको एन डैश, जब ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो एन डैश का वैल्यू आपका हो जाएगा 60 जी। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास इस सिचुएशन में जो हमारे पास इक्वेशन आएगा, ये आएगा एन डैश प्लस टी डैश माइनस 600 इक्वल्स टू, इसका मास हो गया 60 केजी, तो 60 ए। अब आप देख सकते हैं भाई, टेंशन तो हम लोग जीरो कर नहीं सकते थे, तो दैट कि हमारा एक्चुअल मेजरमेंट मिल जाता वेइंग मशीन से। तो अब लेकिन यहां से क्लियर है, टेंशन का जो वैल्यू है, मतलब जो
रोप में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू अगर 60A के बराबर हो जाए, उसका वैल्यू 60A के बराबर हो जाए, तो वेइंग मशीन का रीडिंग, इंडस का रीडिंग जो है 600 न्यूटन मतलब 60G मतलब फाइनली 60 kg उसका एक्चुअल रीडिंग शो कर देगा। क्लियर है? यहाँ पे मैथमेटिकली भी इसको आप समझ सकते हैं। भाई ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वेइंग मशीन का एक्चुअल रीड वो एक्चुअल रीड कर रहा है, मतलब इस केस में इंडस का वैल्यू है 60G। 60G मतलब इंडस का वैल्यू है 60 × 10 प्लस टी डैश माइनस 600 इक्वल्स टू 60A। क्लियर? और यहाँ से आप समझ सकते हैं 600 माइनस 600 ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ से टी डैश का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी 60A। टी डैश का वैल्यू 60A आएगा। मतलब ये क्लियर है कि सर्टेन एक्सेलरेशन से इसको मूव करना पड़ेगा करेक्ट मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अब साथ ही साथ हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं। अगर मान लिया ये बॉक्स का, इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। इस केस में आप समझ सकते हैं टेंशन जो टी डैश है तो यहाँ भी टेंशन, इसमें टी डैश हो गया, एक ये फोर्स लगा हुआ है, इसका मास 30 kg है तो ये तो इसका वेट 300 न्यूटन, ये तो लगते ही रहेगा। अच्छा न्यूटन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये न्यूटन अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, एन के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एन हम आपका क्या लिख रहे हैं, फोर्स लिख रहे हैं, न्यूटन का यूनिट सिंबल। ठीक है, तो ये आपका 300 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, टी डैश ऊपर की ओर लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, हाँ, और एक इंडस ये ऊपर की ओर लगा है, तो इसके सरफेस पर भी यहाँ भी फाइनली एक इंडस वैल्यू का फोर्स लग रहा है। इंडस का वैल्यू 60G है, इंडस का वैल्यू 60G, ध्यान दीजिएगा एक्चुअल रीड कर रहा है। जब ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो करेक्ट वेट रीड कर रहा है, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है 60 kg मतलब 60G मतलब 600। क्लियर है? अब यहां से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, यहां से हम लोगों को क्या इक्वेशन मिल जाएगा, कितना वैल्यू का फोर्स लगा है, मतलब टी डैश का वैल्यू निकालना है। तो इस केस में ऑब्वियसली ये भी आपका ये बॉक्स भी इसके साथ साथ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहां से आप समझ सकते हैं टी डैश माइनस एन डैश माइनस 300 इक्वल्स टू इसका मास हो गया 30A। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए टी डैश का वैल्यू 60A हम लोग को निकल चुका है, लेकिन स्टूडेंट हम लोग को ध्यान दीजिएगा, हम लोग को टी डैश का वैल्यू निकालना है, टी डैश का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा करते हैं, ये टी डैश इसको रहने देते हैं, टी डैश रहने देते हैं, इंडस का वैल्यू है, इंडस का वैल्यू है 600 माइनस 300 इक्वल्स टू 30 इंटू ए की जगह पे रख देते हैं टी डैश बाई 60, टी डैश बाई 60। क्लियर है? टी डैश बाई 60, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी डैश बाई 2, ये इधर टी डैश माइनस टी डैश बाई 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टी डैश बाई 2 इक्वल्स टू 900, और इसलिए टी डैश का जो वैल्यू आ जाएगा 1800 न्यूटन। मतलब इतना वैल्यू का फोर्स इसको अप्लाई करना पड़ेगा रोप पे, जिसके चलते उसको जो एक्सेलरेशन मिलेगा सो दैट कि उस कंडीशन में ये एक्चुअल रीड कर देगा। इंडस का जो वैल्यू है वो 60 kg वो रीड कर देगा। क्लियर है सर? इसमें मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।